नमस्कार, इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुरु, एक ऐसे संत से जिनके धाम में, जिनके दरबार में आने से लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। चाहे वो छोटी समस्या हो, चाहे वो असाध्य रोग हो, इनके दरबार में आने से हर तरह की समस्याओं से निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है। हम बात कर रहे हैं पूर्ण गुरु कौरिल शंकर जी महाराज की। ये गुरुदेव, आपका इंडिया न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत गुरुदेव, आपने पहले शिवसेना के का गठन किया, उसके बाद आप किसान नेता, उसके बाद आप आज एक आध्यात्मिक गुरु। तो जो आपका ये सफ़र रहा, ये कैसा रहा और आपका कैसे अध्यात्म की तरफ कैसे रुझान हुआ? नहीं, ये तो बचपन से ही था। आध्यात्मिक रुझान तो बचपन से ही था। 16-17 वर्ष की उम्र में हमारे गुरुदेव मिल गए हमको, तो फिर वो तो रुझान बना ही रहा। दृष्टि तो उधर थी और संरक्षण उनका था। तो सबसे पहले हमने शिवसेना का गठन किया था 1984 में। फिर बाल ठाकरे से मिलना हुआ, उन्होंने अपने लोग भेजे जान करके कि जब हमने यहाँ गठन किया यूपी में, और उसके बाद कई प्रदेशों में कर लिया था हमने, और यूपी के 17 जिलों में गठन किया था। तो बाल ठाकरे जी ने फिर हमको विधिवत शिवसेना में सम्मिलित करके और प्रदेश का प्रमुख नियुक्त किया था। पहला संस्थापक अध्यक्ष हम शिवसेना के थे, उत्तर प्रदेश के। उसके बाद जब शिवसेना चुनाव में चली गई, बाद में विधानसभा चुनाव में राजनीतिकरण हो गया, तो हमारा थोड़ा उधर मोह भंग हुआ। उसके पश्चात फिर हम किसानों की सेवा में उतर आए। तो हम जीवन में कभी चुनाव तो लड़े नहीं, कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हाँ, सेवा खूब क्षेत्र में करते रहे। लेकिन वो हमारे गुरुदेव की दृष्टि सदैव हम पर बनी रही, और उनके दृष्टि में रहते हुए हमने सारी सेवा, समाज सेवा वाला काम किया। समाज सेवा आज भी हो रही है। जो ये हमारा जो चला क्रम अध्यात्म का, तो वो अनवरत था, शुरू से आज तक वैसे ही चल रहा है। उसमें कहीं कोई भी जो टूटा फूटा नहीं। लक्ष्य हमारा यही था कि हमें जो धर्म के क्षेत्र में ही उसमें अध्ययन करना है और समझना है, और समझ करके लोगों तक बात को पहुंचाना है। यही हमारा ध्येय रहा है। गुरुदेव, जो आप लोगों का इलाज करते हैं, जैसे लोगों को बहुत सारे आप असाध्य रोगों को भी दूर करते हैं, तो जो प्रक्रिया है, जो आपका इलाज का तरीका, वो क्या है? क्या वो वैदिक प्रक्रिया है या वो कोई उपचार की पद्धति है? नहीं, कंप्लीट वैदिक प्रक्रिया है। और यह वैदिक प्रक्रिया इस तरह से है कि जो दरबार ने अनुसंधान किया है इस कलयुग में, स्मृति महाविज्ञान के रूप में। स्मृतियों के आधार पर ही स्वास्थ्य है और स्मृतियों के आधार पर ही रोग है। ये दरबार ने अच्छे से इसको समझा है। इसी आधार पर डायग्नोसिस करता है दरबार, और इसी आधार पर ट्रीटमेंट अपने आप ही व्यक्ति कर लेता है। जैसे ही वैदिक प्रक्रिया से उसके पास तमाम विशेष प्रकार की ऊर्जाएँ उसको प्राप्त होती हैं, तो अपनी ही प्रार्थना संकल्प से वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। ये दरबार का एक ही आइडियोलॉजी है कि स्वयं को अपने कष्ट है, अपनी स्वयं प्रार्थना की और क्षण में वो कष्ट चला जाता है। ये स्वयं की प्रक्रिया से होता है, स्वयं की ही अपने प्रार्थना और संकल्प से होता है। गुरुदेव, जैसा कि है कि कई वीडियोज़ में कई बार हमने देखा भी और आपसे बात भी की कि जो असाध्य रोग होते हैं, जिसका इलाज नहीं है, चाहे वो कैंसर हो, कई तरह के ऐसे घातक बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, लेकिन आप उसका उपचार करते हैं। तो जो उपचार का तरीका है, क्या इसको कैसे ईजाद किया आपने, कैसे सोचा है इसका, इसकी यानी पूरी तह तक, यानी कैसे आप लोगों के। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और कि जो ऐसे कोई मरीज जाता है तो उसका डायग्नोसिस आप खुद करते हैं कि वो कहीं से करा कर आते हैं? दरबार का डायग्नोसिस है, दरबार का काम है ये। दरबार अपनी शक्तियाँ, तमाम बच्चे, हमारे पास बहुत बच्चे हैं दरबार के, जो सबकी दृष्टियाँ खुली हुई हैं, है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं, ऐसे बहुत से लोग, ऐसे कम से कम हमारे पास 1000 लोगों से ज़्यादा लोग हैं जिनकी सबकी दृष्टियाँ खुली हुई हैं। हमारे साथ भी आप देखते होंगे 20-25 बच्चे परमानेंट रहते हैं, जो सब ज्ञाता हैं, सबकी दृष्टियाँ खुली हुई हैं। तो सब देखते हैं, आप देखते ही हो, आप क्षण में सबके बारे में बता देते हैं। तो ये जो डायग्नोसिस है वो एक पार्ट है रोग को समाप्त करने का। जैसे किसी व्यक्ति ने प्रार्थना की कि हमारे हृदय में कष्ट होता है, और वो जो कष्ट है, जो रोग है, उसको समाप्त करने कृपा करें, प्रार्थना कर लिया। वो स्मृति नष्ट करने कृपा करें, जो हमें स्मृति से कष्ट हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है। उसको ये नहीं पता है कि उसके लीवर में भी कष्ट है, सूजन है या सड़ रहा है। तो दरबार जब डायग्नोसिस करता, देख लेता है, तो उसको बोल देता है कि लीवर का भी संकल्प कर लो, क्योंकि तुम्हारा ऐसा है। तो बोलता है हाँ, मेरे यहाँ भी कष्ट है। तो लेकिन उसको नहीं जान पाता, तो उसका ध्यानाकर्षण करने के लिए डायग्नोसिस करके उसको बताया जाता है कि आपको बेटा ये कष्ट हैं सारे, आप देख लो। बाद में वो टेस्ट कराते हैं, वही निकलता है। और अपने, क्योंकि आस्था, विश्वास और श्रद्धा का विषय है ये। अपनी ही आस्था, विश्वास और श्रद्धा से व्यक्ति दरबार से जुड़ता है,
और अपनी उसी आस्था विश्वास श्रद्धा के तहत दरबार की वैदिक प्रक्रिया करता है और अपने ही प्रार्थना संकल्प से स्वयं के लिए जो किए जाते हैं या परिवार के लिए करते हैं प्रार्थना संकल्प, अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। वो सामने दिखता है, क्षण में दिखता है। गुरुदेव जी, मैं देखा हूँ कि आपके जो शिष्य पर्चा बनाते हैं, वो पर्चा क्या होता है, क्या कैसे उनको पता चलता है कि इसमें इस व्यक्ति को ये दिक्कत है? नहीं, वो तो दिखता है, वो तो दरबार देखता है, उनकी दृष्टि से देखता है। इसमें कोई जादू टोना हो, छू मंतर, उसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो दृष्टि है अपने पास, ये सबके पास शक्ति है। ऐसा नहीं कि इन बच्चों के पास ही है। दरबार के बच्चे हैं, दरबार में जब ये आए तो तमाम कष्टों पीड़ा में थे, लेकिन आज वो सब बच्चे आनंद में हैं। देखते हैं आप कितने आनंद में भरे हुए हैं। ध्यान साधना करते हैं अपनी, दरबार ध्यान साधना कराता है इन सबको, स्वयं साधना करते हैं, स्वयं सक्षम हो गए बच्चे सब धीरे धीरे। तो सब बच्चे मिल करके एक सामूहिक रूप से कार्य करते हैं ताकि सामने वाले की कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। जैसे 4 लोग मिलकर के किसी एक बात को देखें तो बात अलग है, एक व्यक्ति देखे तो बात अलग है, 4 व्यक्ति देखेंगे तो 4 तरह से डायग्नोसिस होगा, तमाम चीज़ें निकल आती हैं। तो दृष्टि दरबार की ही रहती है। दरबार की दृष्टि चाहे कोई देखे तो दरबार की दृष्टि से ही देखता है, और दरबार ही स्वस्थ करता है आपकी प्रार्थना संकल्प से। दरबार का अर्थ है स्वयं भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या, माता महाकाली, है ना, हमारे परम पूज्य गुरुदेव और हमारी गुरु माता। ये पूरा दरबार है, तमाम दिव्य शक्तियों का दरबार है। तमाम जो सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ हैं, जो देव शक्तियाँ हैं, उनका सब ये सब कृपा है सबके ऊपर। गुरुदेव, आज के जन समय में लोग एलोपैथ की तरफ बहुत भाग रहे हैं। आयुर्वेद हमारी पद्धति है, हमारे देश की धरोहर। तो आपको क्या लगता है कि आयुर्वेद ज़्यादा उत्तम है कि एलोपैथ? नहीं, अगर ऑनेस्टली बात हम करें तो आयुर्वेद से उत्तम तो कुछ है ही नहीं। आज 10,000 साल का विज्ञान हो गया आयुर्वेद, कम से कम अगर हम मोटी बात करें तो कभी कोई एक फार्मूला आज तक नहीं बदला उसका। आप एलोपैथी में चले जाइए, हर 2-4-5 साल में उनके फार्मूले बदल जाते हैं। बोलते हैं इसका साइड इफेक्ट है, इसका ये साइड इफेक्ट है, अब दवा बंद, अब दूसरी आ गई। 5 साल बाद बोलते हैं इसका साइड इफेक्ट है। तब तक तमाम लोग खा पी के मर जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। आयुर्वेद में आज तक आप एक दवा का नाम बता दीजिए जो बदली गई हो क्लासिकल, कि नहीं साहब ये दवा जो लिखी गई है वाघभट्ट ने बताया या सुश्रुत ने बताई या चरक ने बताई, और साहब फार्मूला गलत है, इसको सही किया जा रहा है, इसमें ये नहीं, ये पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तक नहीं हुआ। एक फार्मूला नहीं गलत है। तो कौन सी चीज़ सही? जो पूर्णता में देखा गया है वो आयुर्वेद है, और जो अभी प्रयोगशाला में है, प्रयोग कर रहा है, वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। अभी तो प्रयोग ही कर रहे हैं ये, अभी कहाँ पूर्णता में पहुँचे। आयुर्वेद तो पूर्ण करके किताब लिख करके बंद कर दिया किताब उसने, और बंद करके अब उसी को खोल के लोग करके कर रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद पूरा नहीं है जो चिकित्सा हो रही है आज आयुर्वेद की। आज आयुर्वेद के डॉक्टर भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो अगर कहा जाए कि इसके लिए जिम्मेदार हैं आयुर्वेद को नुकसान पहुंचाने में, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं कि हमको एलोपैथी लिखने का अधिकार दिया जाए। भाई आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ, आपको प्राचीन विद्या आपके पास है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उस विद्या के पीछे भाग रहे हो जो 100 साल की पीछे की नहीं है, 150 साल की, आप उसके पीछे भाग रहे हैं, और वो भी पूर्ण नहीं है। उसका कोई चिकित्सा आप उठा लीजिए कि कितने लोग फेल्योर हैं, उनकी चिकित्सा हर जगह फेल्योर है। उनके पास 3 दवा, चौथी दवा नहीं है। पेन किलर 1 दवा उनके पास है, दूसरी दवा उनके पास है ट्रिंकलाइजर, सुला देने वाली, तीसरी दवा उनकी एंटीबायोटिक, चौथी कोई दवा हो तो बता दीजिए किसी चीज़ की। कोई हमको जितने लोग सुन रहे हैं कोई बता दे चौथी दवा होती है उनके पास। नहीं मानोगे ज़्यादा तो सर्जरी कर देंगे और समस्या खड़ी कर देंगे। सर्जरी जहाँ अपरिहार्य है, जहाँ होनी चाहिए ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन नकली सर्जरी जो हो रही 90% सर्जरी, 80% सर्जरी, वो ठीक नहीं। जो अच्छे डॉक्टर वही बदनाम होते हैं इन सब बदमाशों के पीछे। जो अच्छे डॉक्टर हैं उनका भी यश गिरता है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे मानवता तो काम करनी चाहिए ना। मानवता नहीं है तो हम कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ ही बताए जा रहे हैं, कुछ भी चिकित्सा करे जा रहे हैं। आदमी मर रहा है, कट रहा है, जाए उनसे उनके ठिंगे से कुछ भी होता रहे। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं है। आयुर्वेद तो सेवा वाला भाव रहा है, सेवा का सेक्टर रहा है, और चिकित्सा और न्याय और क्या बोलते हैं विद्या अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, 3 निःशुल्क रही हमारे देश में। आज तीनों बहुत महंगी हो गई, तो अब तीनों एकदम व्यावसायिक उसमें आ गई। बड़े बड़े वकीलों चले जाइए या बड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, देखिए आदमी फीस नहीं दे सकता है। तमाम तरह से जो शिक्षा का वाला मामला है, बच्चे अपने अच्छी जगह पढ़ा नहीं सकते, कंपटीशन इतना हो गया है।
ये स्वास्थ्य का है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, आदमी अंदर नहीं घुस सकता है, ये सब पहले निःशुल्क थी। तो ये सारा जो विकार आया है ये हमारे उनसे आया है जिनको वैल्यूज़ का ज्ञान नहीं है, जिनको मूल्य शिक्षा जिनको नहीं मालूम है क्या होती है। तो उन लोगों ने वो व्यावसायिक रूप से चीज़ों को ग्रहण किया है और लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो शोषण ही करेंगे। गुरुदेव, आप कहते हैं मधुमेह का जो इलाज है वो एलोपैथ में नहीं, मधुमेह का सही जो उसकी जड़ लोग पकड़ नहीं पाए, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? क्योंकि कई बार आपने चर्चा की मधुमेह को लेकर कि मधुमेह का जो इलाज कराते हैं वो सही इलाज नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप इसी से समझ लेंगे छोटी सी बात से कि मधुमेह हम डायबिटीज़ को कहते हैं। डायबिटीज़ का मतलब है कि आपकी इंसुलिन कम या ज़्यादा है। कोई डॉक्टर हो जो चेक कराता हो तो बता दीजिए, वो ग्लूकोज चेक कराता है, इंसुलिन चेक ही नहीं कराता। अब उनका डायग्नोसिस ही गलत है, उनका इन्वेस्टिगेशन ही शुरुआती गलत है, तो चिकित्सा कहाँ से सही हो जाएगी? आप अगर इंसुलिन कम ज़्यादा से माना गया कि डायबिटीज़ होती है तो इंसुलिन चेक कराइए ना, फास्टिंग पीपी, सी पेप्टाइड टेस्ट कराइए, और भी टेस्ट हैं, कई 3-4 टेस्ट हैं, वो कराइए। वो ना करा के सीधे कहेंगे शुगर टेस्ट कराइए, ग्लूकोज टेस्ट कराइए। तो ग्लूकोज की बात कहाँ हो रही है वहाँ कम ज़्यादा की? ये नहीं, वो तो शुगर रेजिस्टेंस है। जो डायबिटीज़ कह के डरा करके इंसुलिन दी जा रही है उसमें कहीं किसी की इंसुलिन नहीं चेक होती, ग्लूकोज चेक करते हैं। ग्लूकोमीटर होता है जो चेक करते हैं, डेली चेक किया और फिर इंसुलिन ले लिया। और चेक करना है आपको इंसुलिन, चेक कर रहे हैं आप ग्लूकोज, तो अभी आपका डायग्नोसिस ही गलत है। ये तो डायग्नोसिस ही गलत है, तो ट्रीटमेंट कहाँ से सही हो जाएगा? सवाल ही नहीं। गुरुजी, अब इन बातों से हम चलते हैं आगे कि अभी 22 तारीख को आपको जैसे पता है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री को आप जानते हैं, उन्होंने उसके बाद उनका एक बयान आया कि मुझे ये चीज़ें पहले पता चल जाती हैं और रक्षा मंत्री मुझसे इन चीज़ों के बारे में मुझसे मदद ले सकते हैं, मेरी जो विद्या है। और उनका ये कहना था कि मुझे ये सब चीज़ें पहले से पता चल गई थी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, केवल धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, ऐसे जितने लोग हैं ये कहते हैं मुझे पहले से पता चल जाता है। और आपको पता चल गया तो आपको बताना चाहिए राष्ट्रहित में, और अगर आपने नहीं बताया तो आप स्वयं अपराधी हैं। अगर आपको पता था कि यहाँ ये घटना हो जाएगी और इससे तमाम लोग मारे जाएंगे, यहाँ ये बात हो जाएगी, तो राष्ट्र के हित में नहीं होगा, तो अगर वो बात छिपाता है कोई, ये तो अपराध है ना। तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आपको पता तो बताया क्यों नहीं, नहीं बताया तो आप अपराधी हैं। कोई व्यक्ति हो अगर ऐसा बोलता है, ऐसे बड़बोले लोग पूरे देश में जो मौजूद हैं, इन पे लगाम लगाई जानी चाहिए। इन सबके खिलाफ FIR लिख के इनको ठीक करना चाहिए। जो राष्ट्र के कार्य में व्यवधान पैदा करते हैं, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाते हैं। हमारे देश के फौजी, हमारे जवान, सेना के जवान लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, छाती पे गोली खा रहे हैं, और आप यहाँ बकबक कर रहे हैं। आपके बकबक करने से देश में कुछ होने वाला है? आप जाइए वहाँ, जरा बॉर्डर पे जाइए तो पता लगे आपको कि सेना का जवान वहाँ कैसे भूखा प्यासा भी रह करके लड़ने के लिए तैयार है। हम तो बैठ करके AC कमरे में बात करके बकबक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो जो हो सकता है वो करना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, हमें शुभकामनाएं करनी चाहिए, जो हम वैदिक रूप से कर सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे दरबार ने जो किया और कर रहा है, दरबार सभी को देख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको बोल करके तमाम चीज़ों को और समाज में वितंडावाद पैदा किया जाए, भ्रमित किया जाए। लोगों को भ्रमित नहीं करना है। चीज़ों को अगर आप समझ रहे हैं तो उसको सुधार करना है, किसी रूप में सुधार करना है, और सुधार करने की क्षमता नहीं तो शांत रहना चाहिए। धीरेन्द्र के शास्त्री आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा उन्होंने पदयात्रा की थी, तो क्या उनके पदयात्रा करने से और उनकी बातों से देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? देखिए, ऐसा है, ये जो हिंदू राष्ट्र वाला मुद्दा है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र तो पहले से है। ये कौन कह रहा है मुस्लिम राष्ट्र है? ये आप पूरे विश्व में कहीं पूछ लीजिए, भारत हिंदू राष्ट्र है कि मुस्लिम राष्ट्र है, लोग बता देंगे हिंदू राष्ट्र है। इसमें हल्ला मचाने की कौन सी बात है? हल्ला मचा करके आपस में संबंधों को खराब करके, देखिए जो पार्टी सत्ता में है आज की तारीख में, वो उनसे ज़्यादा हिंदू राष्ट्र का महत्व समझती है। इनके चिल्लाने से, ऐसे लोगों के चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। लोग बाधा पैदा करते हैं, ये लोग बाधा पैदा करते हैं। जैसे कुछ लोग बीच में सनातन बोर्ड की मांग कर रहे थे, दरबार ने उसका विरोध किया। दरबार ने कहा नहीं,
वक्फ बोर्ड भंग होना चाहिए, है ना, वक्फ बोर्ड में सुधार होना चाहिए। तो सनातन बोर्ड बिल्कुल अनुचित मांग है। तो ये लोग ऐसी ही मांगे कर करके केवल राष्ट्र के सामने संकट पैदा करते हैं और एक नई चर्चा को जन्म देते हैं, और सरकार जो करना चाहती है उसमें व्यवधान पड़ता है। ये सरकार इनसे ज़्यादा हिंदूवादी और राष्ट्रवादी है, सोचने के लिए उनके लिए छोड़ देना चाहिए जो लोग बैठे हैं पदों पे। गुरुदेव, क्या अगर सनातन बोर्ड गठित होता है तो क्या कितना सही होगा? क्या सच सही होगा सनातन बोर्ड का गठन? नहीं, मेरे अनुसार बिल्कुल गलत। एक आदमी के हाथ में पिस्तौल है बगैर लाइसेंसी, अब हम मांग करें कि साहब हमको बगैर लाइसेंसी पिस्तौल एक दे दी जाए, हमको भी बोर्ड दे दिया जाए, ये कौन सा न्याय है? हमें तो कहना चाहिए इसके पास गैर लाइसेंसी बंदूक है, इसको जब्त कर लेना चाहिए, बात खत्म हो गई, दोनों बराबर हो गए, ना मेरे पास ना तेरे पास, सबके लिए कानून एक है। बात तो ये होनी चाहिए। दरबार इसीलिए सनातन बोर्ड वगैरह की न मांग करता है न समर्थक है। गुरुदेव, धीरेन्द्र जी जो है आज दिन पर्चा खोलते हैं, उन लोगों का पर्चा खोलते हैं, बताते कि मैं आप ये हैं और मैं ये कर दूंगा। तो कहाँ तक उनकी बातें सत्य हैं या मनगढ़ंत हैं या प्रोपगंडा, क्या है? देखो बात सुनो, उधर चले जाओ जहाँ ये हैं, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, इनके ज़िले में चले जाओ, इनके गली में 4 आदमी पर्ची बना रहे होंगे, हर गांव में 1 आध आदमी 2 आदमी पर्ची बनाता मिलेगा। वो वहाँ का ट्रेंड है, वहाँ का ट्रेंड है अपना, वो सब बना रहे हैं अपना, सब अपना सीखे हुए हैं ट्रिकबाजी, अपना जो करते करते हैं। ये कोई तंत्र नहीं है, तंत्र बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है तंत्र। तंत्र को कि ABCD भी समझना बड़ा काम है। अभी तंत्र से बाहर हैं सब लोग, ये सब लोग तंत्र की ABCD भी नहीं जानते। ये पर्चा पुर्ची का खेल, ट्रिकबाजी छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप हमारे यहाँ दरबार में देखते होगे बच्चे, है ना, सब कुछ लिख डालते हैं, आप देखते हो 1 मिनट में ऑन कैमरा करके आप देख सकते हो कि सब कुछ मिनटों में सेकंडों में सब लिख डालते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब? शंकराचार्य हो गए, वो ज्ञानी हो गए? अरे भाई, विद्या है, उस विद्या का सदुपयोग होना चाहिए। ये प्रोपोगंडा करके और अनार्गल बातें करके नहीं जाना। तंत्र एक व्यवस्था है, व्यवस्था में ही रहना चाहिए, व्यवस्था को समझना है, फिर व्यवस्था में जीना है, यही तंत्र है। अभी तंत्र की ABCD से भी ज्ञान मतलब परिचय अभी नहीं है ठीक से। ये पर्चा पुर्ची लिखना है बच्चों का काम है। ये सब कोई चीज़ें अच्छी नहीं है, और सब फर्जीफिकेशन की बातें अच्छी नहीं होती हैं। सब पता है मेरे को एक एक व्यक्ति के बारे में, इस तरह के व्यक्तियों के बारे में सब कुछ पता है दरबार को। ये सब प्रोपोगंडा अच्छा नहीं है। गुरु जी, जो आज के समय में जो ये धर्माचार्य हैं, जो कि भगवत कथा कहते हैं, गीता का पाठ करते हैं और वो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या ये लोग जो ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं, तो क्योंकि पैसा लेकर ये आते हैं, कथाएं करते हैं, और लेकिन बातें करते हैं हिंदुत्व की, सनातन की, तो क्या ये सिर्फ एक प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि ये सत्य है इसके पीछे कुछ? इन सब की जांच होनी चाहिए। कितना टैक्स देते हैं लोग, जितने कथावाचक हैं, जितने भी आप नाम ले रहे हैं A to Z, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कथा का शुल्क लेते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, ये कहाँ जाता है? कुछ टैक्स देते हैं, कुछ सरकार को कुछ इसका लाभ मिलता है? अगर कमा रहे हैं तो उसकी GST भी तो है 18%। क्या देते हैं ये? वही पता लग जाए, ये वही देते हो, हैं? कमाते हैं तो उसका कुछ देते हैं, इनकम टैक्स पता तो रहे उसका इसकी पूरी बकायदा लिस्ट जारी होनी चाहिए, ये कौन टैक्स देता है, कौन टैक्स नहीं देता है। ये सब जितनी भी चीज़ें चल रही हैं देश के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ आए कम, आप साउथ में चले जाइए, साउथ में कितनी सेवा का भाव है। जो भी आता है धन उसको सदा मतलब सत्कार में लगाते हैं, और आपको दिखाई देगा कि काम हो रहा है। तमाम ऐसे संस्थान हैं, ट्रस्ट हैं, इसी यूपी में वैसे ट्रस्ट हैं, तमाम ऐसे तमाम संस्थान हैं धार्मिक, जो शिक्षा संस्थान चला रहे हैं, स्वास्थ्य के संस्थान चला रहे हैं, अच्छे चला रहे हैं और बहुत ढंग से चला रहे हैं। कम पैसा में लोगों को सब चीज़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे जो कथावाचक लोग हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं और बोलते हैं हम तो सब कुछ लेते ही नहीं। एकदम पाक साफ हैं, साफ कुछ भी नहीं लेते, सब फ्री चल रहा है, फ्री अपने घर से ला रहे हैं। ये जो करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं महीने में, अरबों रुपए के तमाम चीज़ें बना खड़ी कर रहे हैं, ये अपने घर से लाए हैं पैसा। खाने घर में तो खाने को नहीं था, घर में तो भोजन भी नहीं था ठीक से 2 टाइम का, भिक्षा मांगते थे। ये कहीं तमाम को लोग नाच करते थे, नाचते थे बकायदा झांकियों में। अब कथा कर रहे हैं तो इनसे पूछा जाए, भाई तुम जो ये पैसा लाए हो कहाँ से लाए, उसका टैक्सेस दिया, कुछ करते हो टैक्सेशन?
ये नज़र रखनी चाहिए सबको, इनके ऊपर ज़रूर रखनी चाहिए, सभी पर रखनी चाहिए। आप देश में रहते हैं तो आप देश का खाते हैं तो देश का बजाइए भी। गुरुदेव, एक ऐसे कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर। अब जैसे सीज़ फायर हुआ उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान जो है एक सांप है, और किसी सांप के अगर विष को ख़त्म करना है तो उसके फन को कुचलना होगा। और उन्होंने कहीं ना कहीं उनके कहने का तात्पर्य था कि सीज़ फायर न करके पाकिस्तान को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। तो उसके लेकर आप क्या कहते हैं? हाँ, तो वो तो सब ये जादूगर लोग हैं, इन्हीं को भेज दो आगे सीमा पे, यही ख़त्म कर दें सब, खुद मिसाइल बन जाए। मैंने कहा ना, जब वहाँ पे तोप गरजती है ना तो हृदय बैठ जाता है लोगों का। अभी इनको सैनिकों के कष्टों को, उनके दर्द का पता नहीं है। जो गोली खाने के लिए, देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, आपको पैसा दिया जा रहा, आप तो खूब कमाते, भाई जाके देखो जरा, जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ, देखे तुम फोड़ लो, जाके बम कर लो, मार दो। अरे भाई, इस बात को जो देश चला रहे हैं वो देखेंगे, मारना है कि छोड़ना है। उन्होंने क्या बोलते हैं, ऑपरेशन स्थगित किया है तो देश के हित में ही किया है। कोई व्यक्ति अपयश क्यों लेना चाहेगा? देश के हित में ही तो कोई काम हो रहा है। आज हम शांति से अपने घर में बैठे, नहीं गिरी मिसाइल यहाँ। पाकिस्तान में तो कोई कोना नहीं बचा जा नहीं गिरी मिसाइलें। हमारी आकाश मिसाइलों ने तो ध्वस्त कर दिया, चारों तरफ धूम मचा दी पूरे पाकिस्तान में। और आखिरी में ब्रह्मोस ने समापन कर दिया, ब्रह्मोस ने समापन कर दिया। तो अभी तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सी आशंकाएं हैं, बहुत से लोगों के कैलकुलेशन हैं। अभी हो सकता है कि कुछ भी हो, तो उसके लिए बातें नहीं करनी है, तमाम अनावश्यक चीज़ों को एक भ्रमित नहीं करना है समाज को। जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सेना है, मुख्य रूप से हमारी जो सेना है, उसके जो तीनों सेना के सेना अध्यक्ष हैं, जो अपने अपने सेना के, तो जल थल और नभ के, उन पे छोड़ देना चाहिए। जब मोदी जी ने छोड़ दिया उनके ऊपर कि भाई हमारी सेना करेगी जो कुछ करेगी, तो आप कौन होते हैं बक 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 करने वाले बीच में? ये केवल चैनल में बैठ करके अपना चेहरा पर रंग पोत के आ गए, बस दिखाने के लिए ऐसे लोग बैठ जाते हैं। उनसे भाषण करा लीजिए, और अभी बिठा दिया जाए वहाँ तो घिग्गी बन जाएगी। तो ऐसे बोलना और वहाँ सीमा पे झेलना दुश्मन को, दोनों बहुत आसमान और ज़मीन की बात है। ऐसे लोगों को तो सुनना ही नहीं है, बात ही, हम लोग बात ही नहीं करना चाहते ऐसे लोगों की। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 महिला अधिकारियों का नाम सेना, एक कर्नल सोफिया और भूमिका सिंह का नाम बड़ा आया, और जिनको लेकर एक एमपी के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उन्हीं आतंकियों की बहन को भेज दिया गया, और वो आके इस पे सफाई दे रही हैं। और आज सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल जी ने भूमिका सिंह के लिए कहा कि उनको जातिगत टिप्पणी की कि वो दलित हैं। और सेना के साथ ऐसा जातिगत व्यवहार आप क्या कह सकते हैं? ये चश्मा गड़बड़ है। ये जो चश्मे लगे हैं लोगों के, ये चश्मे का नंबर गड़बड़ हो गया है, इसलिए है कुछ, दिखता कुछ है। अपने अपने पॉलिटिकल एंगल से देखना, चलो ठीक है, आप देखो, लेकिन उसका सार्वजनिक रूप से आप एक बार देख लिया जाए। ये वो लोग हैं जिनके बोलने से पूरे समाज में उसका असर जाता है, पूरा समाज उनको सुनता है, समाज में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, समाज के अंदर फिर एक विकार पैदा होता है, तो या उबाल पैदा होता है। आप किसी के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के बोलना। क्यों बोलना है आपको? आपको पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई सबको कि बोलना ही सबको सेना के बारे में बोलना है? 2 सशक्त महिला हैं, नाम रोशन किया है, जिनका नाम पूरा देश ले रहा है। भाई आपको क्या दिक्कत है? आपको क्यों कष्ट हो रहा है? पेट में दर्द इतना क्यों है भाई? दवा खाओ, आराम से लेटो, लेकिन बोलना ही है। आपको कोई बीमारी है? ये चश्मा गड़बड़ है, इनका चश्मा ठीक होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ भाई, आप लोग बड़े नेता हो, बड़ी राजनीति करते हो, मैं तो राजनीति करता नहीं, मैं तो नेता हूँ नहीं। हम तो अपना सीधा साधा जो देख रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उत्साह बढ़ाना चाहिए सेना का, और वो सैनिक हैं, वो देश की सेवा में हैं, तो उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। और महिला होने के नाते ही नहीं, एक सैनिक होने के नाते उनका सम्मान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बोल करके चीज़ों को ख़राब करने वाली बात अच्छी नहीं है। गुरुजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पीएम मोदी के बीच में एक होने लगा कि दोनों में अच्छा प्रधानमंत्री कौन, क्योंकि लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती तो वो पाकिस्तान में घुसकर मारती हैं, और आज पीएम मोदी ने सर ये ना करके और सीज़ फायर
का उन्होंने साथ दिया। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से इंदिरा गांधी ज़्यादा अच्छा पीएम थी कि पीएम मोदी? नहीं, देखो क्या है, अब इंदिरा जी की बात करोगे तो फिर अब लोग कहेंगे कि भाई लाहौर तक आपने कब्जा कर लिया, तो आपने छोड़ क्यों दिया। अब अब मोदी जी की और इंदिरा जी की तुलना नहीं की जा सकती। वो परिस्थितियां दूसरी थी, वो भारत दूसरा था कि 90-93 हज़ार सैनिक बंदी बनाए। विश्व का इतिहास है इस सेना में, इतना बंदी कोई नहीं बना किसी से नहीं। उनके वर्दी हथियार सब टांगे हैं, ठीक है। तो वो छोड़ा, लाहौर छोड़ा, पीओके नहीं मांग पाए बदले में। तो आप मोदी जी से कहाँ से तुलना कर लेंगे? मोदी जी ने कौन सा कब्जा करके छोड़ दिया है? मोदी जी ने कहाँ कब्जा कर लिया जो कब्जा करके छोड़ा है? हैं? कुछ परिस्थितियां रही हैं ऐसी, देश की भी और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां रही जिन पर विचार किया होगा सेना ने। तो डीजीएमओ ने डिक्लेयर किया कि भाई ठीक है, पाकिस्तान अगर कह रहा है कि हमको ऑपरेशन स्थगित कर दिया जाए, हमको बहुत संकट है, हमारे देश में हर जगह आपने हमको फोड़ दिया है, तो भाई हमको हमारा प्राण रक्षा करो, छोड़ दो, है ना, हम हारी मान रहे हैं। तो विचार किया गया, मानवता के नाते विचार किया होगा सेना ने। हमारी सेना तो वैसे मानवतावादी है, तो विचार किया होगा तो स्थगित कर दिया। अब अमेरिका का बयान आ गया उनका कि साहब हमने मध्यस्थता कर दी, अदर को खंडन किया कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की है। तो बड़बोलापन अलग है। जो चीज़ फैक्ट है, फैक्ट को नहीं आने देने में ऐसे तमाम बड़बोले लोगों के चक्कर में चीज़ें फंस जाती हैं। तो इंदिरा जी में और मोदी जी में तुलना नहीं की जा सकती। तुलना सोने की सोने से होगी, लोहे की तुलना लोहे से होगी। अब लोहे की तुलना सोने से नहीं होगी। तो आज जो देश हम आपसे बात कर रहे हैं, बैठ के निर्भय होकर बात कर रहे हैं, उधर देश की सेना बॉर्डर पे लगी हुई है, चारों ओर जाग रही है, चौकन्ने हैं, जान हथेली भी लिए हुए हैं। तो आज इसलिए हम लोग बैठ के यहाँ बात कर पा रहे हैं निर्भय होकर के, एकदम निर्भय। इतनी हम देख रहे थे, तमाम वीडियो देख रहे थे, आ रहे थे, ऊपर से ड्रोन गिर रहे थे, मिसाइलें आ रही थी, बच्चे चल देखो आ रही देखो, मारा मारा मारा, जैसे दीपावली में खेलते हैं, पतंग लड़ाते हैं लोग, ऐसा देख रहे थे। इतना निर्भय थे लोग कि हमारे ऊपर तो नहीं गिरेगी। इतना अपनी देश की सेना पे गर्व है, इतनी अपनी देश सेना पे विश्वास है। तो काहे के लिए वहाँ मोदी जी और इंदिरा जी को, इंदिरा जी ने लड़ाई थोड़ा नहीं लड़ी, ठीक है ना। तो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई तो हमारी सेना लड़ रही है। वो सेना को प्रोत्साहित करते हैं, अपना वैचारिक जो है वो उनको देते हैं कि भाई इस तरह ये हमारी नीति है, सेना उसको फॉलो करती है। इसमें कौन सा बड़ा काम है? नेताओं का तो काम ही है भाई कि नीति बनाना, और जो नीचे प्रशासन उसको नीति को आगे बढ़ाना, फॉलो करना। तो काम तो सेना ही करेगी ना। तो मोदी जी भी सेना को प्रोत्साहन करते हैं, खुली छूट दी थी सेना को कि भाई सेना करे जो कुछ करे। तो ये श्रेय भी तो नहीं ले रहे हैं वो, और सब कुछ हो रहा है। तो जो सम्मान आज हमारी देश की सेना ने भारतवर्ष का बढ़ाया है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इतना सम्मान किसी देश का नहीं बढ़ा। आप सोचिए ज़रा, कल्पना करिए, देश की, दुनिया की महाशक्तियाँ हैं, रसिया है, रूस, आज लगभग 3 साल होने जा रहे हैं यूक्रेन से युद्ध कर रहा, समाप्त तो नहीं हुआ है। छोटा सा देश है रसिया, बहुत बड़ी पावर है, आज तक नहीं समाप्त हुआ। गाजा पट्टी, इजराइल, लगभग साल भर से 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है, आज तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ। यहाँ 4 दिन में समापन हो गया है, त्राहिमाम हो गया 4 दिन में। क्या चाहते हो भाई देश की सेना से? कौन सी सेना सर्वश्रेष्ठ है? विनाश करके ही मानोगे? विनाश कराना चाहते हो भाई लड़ा करके? लड़ करके किसको फ़ायदा हुआ है? अगर हम कहते हैं आज पाकिस्तान क्षमा मांग ले, हमारे जो देश के अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको हमको सौंप दे, ऐलान कर दे कि आज के बाद से हमारे देश में कोई भी भारत विरोधी गतिविधि नहीं होगी, तो शांति है। समस्या कहाँ है? तो अगर ऐसा हो जाए तो युद्ध की आवश्यकता नहीं। युद्ध के बाद भी तो यही होता है, युद्ध तो होता ही शांति के लिए। तो पहले से अगर शांति हो जाए बातचीत में, युद्ध के बाद ही वार्ता होती है, वार्ता के बाद शांति होती है। तो हम कहते हैं पहले ही वार्ता करके शांति हो जाए। तो ये तो हमारे देश का जो गौरव, हमारी सेना है जो हमारी रक्षा कर रही है सीमाओं पर, उसका एक भय व्याप्त हुआ है दुश्मन के अंदर। पहली बार उसको अपनी हैसियत का पता लगा है पाकिस्तान को कि वो भारत से लड़ने में कहीं भी सक्षम नहीं है, खड़े होने में सक्षम नहीं। लड़ना तो बहुत बड़ी बात है, वो तय हो गया, दिख गया। और एक बात समझ लीजिए कि
भारतवर्ष आज वो भारतवर्ष है जो पूरे विश्व में महाशक्तियों से ऊपर, सारी महाशक्तियों से ऊपर है। भारत कभी शो नहीं किया भारत ने कि हम तुमसे ऊपर हैं, लेकिन सबके पैर कांप रहे हैं। अमेरिका हो चाहे चाइना हो, सभी के पैर कांप रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ देश की सेना पे छोड़ देना चाहिए, देश के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो नीति नियंत्रक हैं, नियंता हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए बगैर टीका टिप्पणी करें, क्योंकि टीका टिप्पणी से दुश्मन को बल मिलता है। हम लोगों से कोई पूछता है, हम लोग कहते हैं भाई जो देश की सेना करेगी वो अच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है? समस्या नहीं है कोई, समस्या चश्मे की है। चश्मा ठीक रखना चाहिए आदमी को, अपना पॉलिटिकल चश्मा ठीक रखना चाहिए, मानवीय चश्मा ठीक रखना चाहिए। ऐसे समय में मानवता का चश्मा लगा लेना चाहिए, देश प्रेम का चश्मा लगा लेना चाहिए, है ना? ऐसा देश सेवा का चश्मा लगाना चाहिए। तो आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखते हैं? हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह, इनमें से आप अगर दोनों में से आप अगर आपको चुनना हो तो किसको चुनेंगे? नहीं, अभी तो मोदी जी हैं, और हम तो चाहेंगे कि मोदी जी बने रहें, हमेशा हमेशा बने रहें। आज प्रदेश में महाराज जी, जो योगी जी, इतनी ज़बरदस्त तरीके से सरकार चला रहे हैं। जो पिछले वर्षों में जब से ये इतिहास है उत्तर प्रदेश का, इतना गौरवशाली, इतना गौरवमयी जो उत्तर प्रदेश का इस समय का समय चल रहा है, कभी नहीं रहा है। महाराज जी के कारण, योगी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार उत्तर प्रदेश की है, बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही। माफिया समाप्त हो गए, गुंडे उंडे सब भाग गए, बहन बेटियों में सुकून है, सब आनंद। सबको ज़्यादा करोगे तो योगी जी को फ़ोन लगा देंगे, है। तो ऐसे ही देश को एक सफल गृह मंत्री मिला हुआ है। आज देश के अंदर हर जगह आप देखिए, जहाँ जहाँ विद्रोह हुए, जहाँ जहाँ हुए, जो कुछ हुआ, भारत की सरकार उसको हर जगह निपटने में सक्षम है। हर जगह से चीज़ें कमांड में है, चाहे अंदर हो और चाहे बाहर हो। नहीं, देश के अंदर गरीब जैसे हालात लोगों ने पैदा किए तो कैसे कंट्रोल हैं? तो ये टीम है, हम तो ये कहेंगे टीम मोदी है, और हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर लगा हुआ है। और देश की जनता जिसको चाहेगी, जो लोकप्रिय होगा ज़्यादा, वो उस गद्दी पे बैठेगा। हम तो देखते हैं कि योगी जी में भी कोई ऐसा नहीं है भावना कि नहीं हमको प्रधानमंत्री बनना, हमने तो कभी सुना नहीं। वो तो हमेशा मोदी जी को मानते हैं कि मोदी जी हमारे आदर्श, हमारे नेता हैं। तो यही अमित शाह जी भी यही मानते हैं कि मोदी जी हमारे नेता हैं। तो जब तक नेता है, मौजूद है, तो किसी दूसरे नेता को उस जगह देखना अनुचित होगा। और ये बात अगर वो नेता तय करे, जो उस कुर्सी आज बैठा है, ये जनता तय करे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग कहने से क्या होगा? और कोई हो इन हमें कहानी। तो जिसके भाग्य में है, जिसको जो सेवा कर सकता है देश की अच्छे से, तो वो ज़रूर उस कुर्सी का अधिकारी होगा। और हम सब लोग समर्थन करेंगे कि, क्योंकि ये सभी लोग सनातन प्रेमी हैं। चाहे आप महाराज जी का नाम लें, वो तो संत हैं ही, वो तो वैसे विरक्ति भाव में संत हैं। वो बार बार बोल भी देते हैं कि मैं भाई कोई पूर्णकालिक नहीं हूँ, बोल भी देते हैं। वो जो संत हैं, तो वो तो धर्म के हिसाब से शासन चला रहे हैं, ठीक है। तो हम तो ये समझते हैं कि जो जहाँ पर इस समय है, बिल्कुल प्रकृति की इच्छा है, उस प्रकृति की इच्छा से, भोलेनाथ की इच्छा से, माँ की इच्छा से ये लोग अपनी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं, और भारत एक है। तो ऐसे ही भारत एकता और अखंडता की मशाल लिए चलता रहे आगे, देश प्रेम आगे सब में उबाल मारे। आज इस देश में देखिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला, पूरे देश में हर जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय सब एक हो गए। केवल भारतवर्ष, केवल हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतवर्ष, भारत जिंदाबाद, जय हिंद के नारे से पूरा देश गूंज रहा था। लगता था कहीं कोई जात बिरादरी है। तो ये जो भावना है, ये अभी इस सरकार के बारे में पूछो उनसे, तो कोई क्या चाहता है? देश की सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं तो हम सब सुरक्षित हैं, सबके धर्म सुरक्षित हैं, सबके मजहब सुरक्षित हैं। अगर देश की सीमा सुरक्षित नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे हम तो सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह के लोग इस कालखंड में ऐसी जगह पे, जैसे महाराज जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी जैसे लोग प्रधानमंत्री हैं, और जैसे अमित शाह जैसे लोग
गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। तो सब अच्छे अच्छे देश के जो नेता हैं और बेदाग नेता हैं, कोई दाग नहीं है आज तक इन लोगों पे। तो ऐसे सनातन धर्मी लोग ऐसे हमेशा बने रहें, हमेशा हमेशा के लिए बने रहें इस कुर्सी पर, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है इस देश के लिए, देश का गौरव है। हम बात कर रहे थे पूर्ण गुरु करौली शंकर महाराज से, जिन्होंने देश हित, स्वास्थ्य, समाज से जुड़े और अध्यात्म जुड़े हमारे सभी सवालों का बड़ा ही उम्दा और उत्तम जवाब दिया। उन्होंने हर सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जिसका कोई सानी नहीं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सेठ के साथ मैं आशीष, इंडिया न्यूज़।